नमस्कार साथियों, आज हमारा हिंदी वर्णमाला का तीसरा टॉपिक शुरू होता है। वर्णमाला के टॉपिक को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग अपनी हेडिंग डाल लीजिए। आपकी हेडिंग रहेगी स्वर तंत्रियों। हेडिंग आपकी रहेगी स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण डाल लीजिएगा। यहाँ पे वर्गीकरण, हाँ, वर्गीकरण। देखो, स्वर तंत्री में उत्पन्न कंपन कैसे होता है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। जो हमारे गले के नीचे जो हिस्सा होता है, गला होता है, ये जो गला होता है, इसमें जो कंपन होता है तो किस आधार पे होता है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, हम बोले का, सभी बच्चे अपनी उंगली ऐसे रख लेंगे और आप बोले का, आप बोले खा, आप बोले गा, आप बोले घा, गा। तो आप देख रहे होंगे कि का खा को बोलने की अपेक्षा ग घ ग को बोलने में अधिक स्वतंत्रियाँ कंपन कर रही हैं। जिस आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, तो एक पहला भाग है अघोष, और दूसरा है घोष या सघोष। अगर हम इनको दो भागों में बांटते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला भाग है अघोष और दूसरा है घोष या सघोष। अघोष में हमारा आया का, फिर आया खा, घोष में आया गा, फिर आया घा और फिर आया गा। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो हिंदी वर्णमाला में आपको 5 वर्ग पढ़ाए थे, उन 5 वर्ग में पहला वर्ग था का, दूसरा था चा, फिर था टा, फिर था ता, फिर था पा। ये जो 5 वर्ग आपको पढ़ाए गए थे, इन 5 वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। आइए, जब 5 वर्ग होते हैं तो पांचों वर्ग में आपने देखा होगा कि इसके जो है 5 वर्ण होते हैं। तो का वर्ग में होता है का, खा, गा, घा और गा, आपने देखे थे। तो का जो है आपका पहला वर्ग था, खा आपका दूसरा वर्ण था, गा आपका तीसरा वर्ण था, घा आपका चौथा वर्ण था और गा आपका 5वां वर्ण था। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अघोष में हम किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को रखते हैं, इसी प्रकार घोष और सघोष में हम किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग को रखते हैं। तो का वर्ग का पहला दूसरा हो गया का खा, ऐसे ही चा वर्ग का दूसरा होगा चा और छा, टा वर्ग का तीसरा होगा टा और ठा, फिर होगा ता और था, और पा वर्ग का होगा पा और फा। फिर ऐसे ही आप देखेंगे कि इसमें जो है घोष और सघोष में काखा हो गया, गघा हो गया, चाचा जा, झा, या, टाठा डा, ढा ड़ा, ताथा दा, धा और ना, पाफा बा, भा और माँ। आप देख पा रहे होंगे कि अघोष में हमारे प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे, घोष और सघोष में प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं। जो वर्ण जिनको बोलने में स्वरतंत्री में कंपन ज़्यादा उत्पन्न होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन कम उत्पन्न होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। आइए हम देखते हैं, इसके बाद में हम इसमें 3 सा को शामिल किया गया है, तीनों शा को शामिल किया गया है। श श श जो तीनों होते हैं इनको शामिल किया गया है।
यहाँ भी हमने बाकी जो अंतस्थ रह गए या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा, हा जो रखे हैं इनको हम घोष या सघोष में रखते हैं। इनको हम घोष या सघोष में रखते हैं। एक बात और समझिए प्यारे बच्चों, अगर हमने हेडिंग डाली है स्वर व व्यंजनों, ये बात हमने व्यंजन की कर ली। अगर हम स्वर की बात करना चाहें तो सारे स्वर जो होते हैं वो सब घोष या सघोष में रखे गए हैं। सारे स्वर घोष या सघोष में रखे गए हैं। एक आपके दो व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ड़ा, ला और ड़ा, ये दोनों व्यंजन भी घोष या सघोष में रखे गए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब आप लोग अपनी अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालें आप लोग। आइए अगली हेडिंग डालेंगे आप। अगली हेडिंग आप डालेंगे प्राण अथवा वायु, प्राण अथवा वायु के आधार पर स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हम हेडिंग डालेंगे स्वर व व्यंजन। प्राण अथवा वायु के आधार पर स्वर व व्यंजन। प्राण अथवा वायु के आधार पर स्वर व व्यंजन। आप एक बात समझिए भैया, आपने जब मान लो कोई वर्ड बोला, आपने बोला का, आपने बोला खा, आपने बोला गा, तो आप देखेंगे जब हम का बोलते हैं, जब हम खा बोलते हैं तो खा को बोलने में का की अपेक्षा मुख से वायु अधिक निकलती है। आइए हम इसका आभास करेंगे। अगर आपको आभास करना है तो अपने हाथ को उल्टा करके अपने मुख के आगे लगा लीजिए और आप समझ पा रहे होंगे। आप बोलें का तो का, आप बोलें खा, का, खा, का, खा, गा, घा, तो आप देख रहे हैं कि खा को बोलने में, घा को बोलने में का और गा की अपेक्षा अधिक वायु मुख से निकलती है। तो जब वायु मुख से अधिक निकलती है तो उन्हें कहते हैं महाप्राण, और जिनमें वायु कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। तो इस आधार पर हमने जो विभाजन किया वो दो भागों में किया। एक पहला किया अल्प प्राण और दूसरा किया महाप्राण। पहला हमने जो विभाजन किया वो किया अल्प प्राण और दूसरा विभाजन किया महाप्राण। आप बोल के देखें, आप बोलें का तो वायु कम निकली, आप बोलें खा तो वायु ज़्यादा निकली तो महाप्राण। फिर बोलें गा, वायु कम निकली, फिर बोले घा तो वायु अधिक निकली, अब बोलेंगा तो वायु कम निकली। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से वायु कम निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में मुख से वायु अधिक निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। तो इस प्रकार हम अल्प प्राण को जो कोड देते हैं वो 135 देते हैं। उसी प्रकार महाप्राण को जो कोड देते हैं वो 24 देते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का चौथा ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने, इनको उच्चारित करने में मुख से वायु अधिक निकलती है। फ़ोन साइलेंट कर दें एक सेकंड। मुख से वायु अधिक निकलती है। आइए अगर हम आगे बात करें तो का, गा, गा हो गया। चा वर्ग की बात करें तो चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था,
था दा धा ना, पा फा छोड़ बा भा और मा। अब जो छोड़ दिए वो यहाँ लिख लें। चा के बाद क्या छोड़ दिया? छा। और जा के बाद क्या छोड़ दिया? झा। टा के बाद छोड़ा है डा ठा, और डा के बाद क्या छोड़ा है? ढा। ता के बाद छोड़ा है था, और दा के बाद क्या छोड़ा है? धा। पा के बाद में छोड़ा है फा, और बा के बाद में छोड़ा है भा। इस प्रकार हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा प्लस सभी स्वर जो सारे के सारे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। शा, शा, शा और हा जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में मुख से वायु कम निकलती है या महाप्राण की अपेक्षा कम निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और ऐसे स्वर या व्यंजन जिनको बोलने में मुख से वायु अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। बस आपको याद रखना है कि अल्प प्राण में यार अलावा अंतस्थ वाले होते हैं और सभी स्वर होते हैं। महाप्राण में शा 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 हा होता है। कोड आप समझ ही गए। 135 कैसे लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आप अगली हेडिंग डालेंगे। आपकी अगली हेडिंग रहेगी जीव के प्रयोग के आधार पर। आपकी अगली हेडिंग रहेगी जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और बच्चा अगर कभी कभी गलती कर देता है तो एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन की एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। आइए हम मार्कर चेंज करके लिखते हैं। लिखें जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। आप ध्यान से देखें। हाँ, आइए देखो, आपको अपने मुख के अंदर जितनी जीभ आपको मुख में दिखाई देती है ऐसे, उससे ज़्यादा जीभ आपको मुख के अंदर होती है। तो जीभ की लंबाई के आधार पर हमने नहीं, व्याकरणाचार्यों ने, हम तो बस एक माध्यम है, व्याकरणाचार्यों ने स्वरों को 3 भागों में बांटा है। जीभ का वह भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है या नीचे की तरफ होता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जीभ का मध्य का भाग मध्यस्वर और जीभ का अगला भाग अग्रस्वर कहलाता है और लास्ट का भाग पश्चस्वर कहलाता है। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें अग्रस्वर। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप अग्रस्वर। तो परिभाषा समझ गए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर, अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिए जीभ, या ऐसे लिखो वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, कार्य करता है।
वे क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। वे अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे 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 इ, ई, ए और ए। अगला भाग है नंबर 2 मध्य स्वर। नंबर 2 है मध्य स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे होंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे वह मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका इसमें एकमात्र रहता है आ। आपका इसमें एकमात्र रहता है आ। ऐसे ही जीभ के प्रयोग के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण है उसका नाम होता है पश्च स्वर। उसका नाम है पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ स्वर हमारे पास यहाँ लिख गए जो अग्रस्वर में आते हैं, कुछ स्वर हमने मध्य स्वर में लिख दिए। अब जो इसके अलावा बचते हैं वो पश्च स्वर में आते हैं। जैसे कि क्या बचा आपका बचा बड़ा आ, आपका बचा छोटा ऊ, आपका बचा बड़ा ऊ, फिर आपका ए ओ, फिर हो गया ओ, और एक ऑस्कर वाला ओ होता है। एक ऑस्कर वाला जो ओ होता है वो भी आपका पश्च स्वर में आता है। तो इस प्रकार हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया। वो 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। ठीक है, आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी वीडियो के साथ हमने अपना मोटा मोटा हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट था वो समाप्त किया। अगले भाग में हम आपको मिलेंगे। अगला भाग आपको देखो, आपका एक चाहो तो हम आपको सिलेबस की वीडियो बना देंगे। उस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा कि हमारा जो सिलेबस चलेगा वो किस माध्यम से चलेगा, किन किन एग्ज़ाम को दृष्टि रखते हुए चलेगा, किन किन परीक्षाओं की महत्ता को समझते हुए चलेगा। इस सब पे एक हमारी वीडियो आपको कल मिल जाएगी और उस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।